शुरू करते हम सोर्स मटेरियल में दिए गए आंसर्स को एक एक करके उसी ऑर्डर में देखेंगे। ओके, तो पहला सवाल 2024 से डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक जेंडर कंसर्न्स इनटू अकाउंट इन प्रोग्राम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन? बेसिकली इन 3 टर्म्स में क्या फर्क है और पॉलिसीज बनाते वक्त जेंडर का ध्यान रखना क्यों जरूरी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तीनों टर्म्स लगते सिमिलर है पर है अलग। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। हाँ प्लीज। पहला है जेंडर इक्वालिटी। इसका सीधा मतलब है सभी जेंडर्स के लिए इक्वल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज। कोई भेदभाव नहीं, कानूनी तौर पर या सिस्टम में जेंडर के बेसिस पर। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स 14 to 18। एग्जैक्टली। जो इक्वल राइट्स गारंटी करते हैं एजुकेशन, जॉब्स, प्रॉपर्टी, सब में। मतलब सबके लिए समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ठीक है, तो जेंडर इक्वालिटी इज अबाउट सेमनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब जेंडर इक्विटी? हाँ, इक्विटी थोड़ा डिफरेंट है। ये फेयरनेस की बात करता है, इंडिविजुअल या ग्रुप की स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से। ये मानता है कि हिस्टोरिकली या सोशली कुछ ग्रुप्स, जैसे कि अक्सर महिलाएं, डिसएडवांटेज पर रही हैं। अच्छा। तो उन्हें बराबरी पर लाने के लिए, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। कोई एग्जांपल? बिल्कुल, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, वो लड़कियों को एजुकेशन और हेल्थ केयर में एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है ताकि जो इम्बैलेंस है वो ठीक हो सके। तो इक्विटी फेयरनेस के लिए है, इक्वालिटी सेमनेस के लिए। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर इम्पोर्टेंट। गॉट इट। इक्वालिटी इक्वल्स फेयरनेस, जो डिसएडवांटेजेस को एड्रेस करे, और तीसरा टर्म वुमेन्स एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब है महिलाओं को डिसीजन मेकिंग पावर देना, रिसोर्सेज तक उनकी पहुंच बढ़ाना, ताकि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली जी सकें। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs, ये रूरल वुमेन को इकोनॉमिकली और सोशली एम्पावर करते हैं। उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो इक्वालिटी इज इक्वल टू सेम अपॉर्चुनिटी, इक्विटी इज इक्वल टू फेयरनेस टू रीच दैट अपॉर्चुनिटी, एम्पावरमेंट इज इक्वल टू एजेंसी एंड कंट्रोल। अब सवाल का दूसरा हिस्सा, पॉलिसीज बनाते वक्त जेंडर का ध्यान रखना क्यों जरूरी है? इसके कई रीजंस हैं। पहला तो इकोनॉमिक ग्रोथ। जब सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे तभी देश का फुल पोटेंशियल अनलॉक होगा। मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट थी। हाँ। उसके मुताबिक इंडिया की GDP $770 बिलियन तक बढ़ सकती है बाय 2025 अगर हम वर्कफोर्स में जेंडर गैप कम कर दें। ये बहुत बड़ा नंबर है। और बेटर हेल्थ आउटकम्स। जेंडर को ध्यान में रखने से वुमेन्स हेल्थ इंप्रूव होती है, खासकर मैटरनल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एग्जाम्पल के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। सही। फिर है इंप्रूव सोशल इंडिकेटर्स। लिटरेसी बढ़ती है, एजुकेशन लेवल्स इंप्रूव होते हैं, सोशल स्टेटस बेहतर होता है। जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की लड़कियों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स प्रोवाइड करती है। और पॉलिसी मेकिंग भी बेहतर होती होगी। बिल्कुल, इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग। जब विमेन की आवाज शामिल होती है तो पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव और इक्विटेबल बनती है। महिला शक्ति केंद्र प्रोग्राम इसका एक एग्जाम्पल है, जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देता है। और आखिरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हैं। एग्जैक्टली। SDG 5 स्पेसिफिकली जेंडर इक्वालिटी के बारे में है, तो उससे अलाइन करना भी जरूरी है। मेक सेंस। तो सोर्स में इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या सजेस्ट किया गया? कुछ पॉइंट्स? हाँ, कुछ की एरियाज हैं। लीगल फ्रेमवर्क्स को स्ट्रॉन्ग करना और इम्प्लीमेंट करना, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को इनफॉर्मल सेक्टर तक पहुंचाना। ठीक है। विमेन की लीडरशिप को प्रमोट करना, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, जैसे अब विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023 आया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना, लोन सेविंग्स तक एक्सेस देना। PM जनधन योजना में 200 मिलियन से ज्यादा विमेन ने अकाउंट्स खोले हैं। काफी बड़ा इम्पैक्ट है। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना, खासकर स्टेम फील्ड्स में। और मार्जिनलाइज्ड विमेन, जैसे रूरल विमेन या विमेन विद डिसेबिलिटीज, उनके लिए टारगेटेड सपोर्ट बढ़ाना, जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन NRLM के थ्रू। बीबी, ये सब तो काफी इंटरकनेक्टेड लग रहा है। अगर हम इक्विटी और एम्पावरमेंट पर फोकस करें तो इक्वालिटी शायद ज्यादा अचीवेबल हो जाती है। लिसनर्स के लिए कुछ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन सोचते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे पहला, अपने आसपास क्या आप जेंडर इक्विटी का कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं? कैसा? थोड़ा सोचिए इस पर। और दूसरा, अगर किसी पॉलिसी में जेंडर कंसर्न्स को इग्नोर कर दिया जाए तो उसके क्या नेगेटिव नतीजे हो सकते हैं? सही। और तीसरा, एजुकेशन का रोल क्या हो सकता है तीनों को प्रमोट करने में, इक्वालिटी, इक्विटी और एम्पावरमेंट? इस पर भी विचार करें। हाँ, तो इन शॉर्ट, इक्वालिटी मतलब इक्वल राइट्स, इक्विटी मतलब फेयरनेस कंसिडरिंग नीड्स, और एम्पावरमेंट मतलब एजेंसी देना। और जेंडर कंसर्न्स को पॉलिसीज में शामिल करना इकोनॉमिक, हेल्थ, सोशल आउटकम्स को बेहतर बनाता है और SDG से भी अलाइन करता है। याद रखना। बिल्कुल। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं 2023 से। ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन
is increasing in Indian society. ये एक बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड है। इसके पीछे क्या रीजंस बताए गए हैं सोर्स में? हाँ, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। द लैंसेट की एक स्टडी का जिक्र है सोर्स में, जिसके मुताबिक दुनिया भर में जितनी महिलाएं सुसाइड से मरती हैं, उनमें से 37% इंडियन वुमेन हैं। 37%? That's स्टैगरिंग। क्या वजह है इसकी? सोर्स कुछ की रीजंस हाईलाइट करता है। एक तो एजुकेशनल प्रेशर्स, IITs जैसे इंस्टीट्यूशंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। परफॉर्मेंस का प्रेशर। फिर है आइडेंटिटी क्राइसिस। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, वहाँ बॉडी इमेज इश्यूज, कंपैरिजन्स, आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूजन बढ़ रहा है। हाँ, बॉडी पॉजिटिविटी जैसे मूवमेंट्स हैं, पर प्रेशर भी रियल है। सही है, सोशल मीडिया का डबल एज स्वॉर्ड। बिल्कुल। तीसरा, फाइनेंशियल प्रेशर्स, आर्थिक तंगी या फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का प्रेशर। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक फैक्टर होगा? हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़ाई लिखाई के बाद भी स्टेबल जॉब ना मिलना, ये फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। सोर्स में चंदा कोचर का एग्जाम्पल यूज किया गया है। सुसाइड से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, पर उन चैलेंजेस को दिखाने के लिए जो प्रोफेशनल वुमेन फेस करती हैं, जो ओवरऑल वेलबींग अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, और टेक्नोलॉजी का रोल? अनहेल्दी टेक्नोलॉजी यूसेज, जैसे साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हरासमेंट या फिर कुछ डेंजरस ऑनलाइन चैलेंजेस। सोर्स में ब्लू व्हेल चैलेंज का मेंशन है। ओह गॉड। और एक अजीब बात, इंक्रीज्ड आइसोलेशन। टेक्नोलॉजी हमें जोड़ते जरूर है, पर कभी कभी अकेलेपन का एहसास भी बढ़ा सकती है। इसके लिए सोर्स में अनन्या बिरला का एग्जाम्पल है, ये दिखाने के लिए कि सक्सेस के बावजूद लोनलीनेस हो सकती है। ये तो काफी सारे फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स लग रहा है। तो इसके लिए सॉल्यूशंस क्या सजेस्ट किए गए हैं? सॉल्यूशंस भी मल्टी प्रोंग्ड होने चाहिए। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, एनहांसिंग मेंटल हेल्थ सपोर्ट, एक्सेसिबल काउंसलिंग और थेरेपीज, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कम्युनिटीज में, हेल्पलाइंस जैसे iCall, TISS का इनिशिएटिव और अवेयरनेस कैंपेन्स, ताकि मेंटल हेल्थ से जुड़ा स्टिग्मा कम हो। ये बहुत जरूरी है, स्टिग्मा तोड़ना होगा। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जैसे स्किल इंडिया, स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड जैसे PM स्कॉलरशिप स्कीम, ताकि इकोनॉमिक प्रेशर कम हो। राइट, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। तीसरा, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, विमेन को प्रोटेक्ट करने वाले लॉज का स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, अवेयरनेस कैंपेन्स जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को और बढ़ाना, SHGs जैसे एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना। और डोमेस्टिक वायलेंस? हाँ, कॉम्बैटिंग डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज, लीगल एड प्रोवाइड करना, सेफ हाउसेस जैसे वन स्टॉप सेंटर्स बनाना, कम्युनिटी लेवल पर एजुकेशन और इंटरवेंशन प्रोग्राम्स चलाना। तो बेसिकली एक सपोर्टिव इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात है। इस पर भी कुछ सवाल सोचते हैं लिसनर्स के लिए। जरूर। पहला, एजुकेशनल प्रेशर को कम करने के लिए स्कूल्स या कॉलेजेस क्या प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं, इस पर सोचिए। और कम्युनिटीज कैसे रोल प्ले कर सकती हैं यंग वुमेन की मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने में, आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए। और तीसरा, टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इंपैक्ट्स को कैसे कम किया जा सकता है, खासकर यंग यूजर्स के लिए। हाँ, तो इन शॉर्ट, यंग वुमेन में बढ़ते सुसाइड रेट्स के पीछे एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल प्रेशर्स का कॉम्बिनेशन है। सॉल्यूशंस के लिए सिस्टेमिक चेंजेस की जरूरत है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट, एम्पावरमेंट, सेफ्टी और अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना होगा। बहुत जरूरी है इस पर ध्यान देना। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं, 2021 का सवाल देखते हैं। ठीक है। एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। गिग इकोनॉमी यानी ये जो शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल वर्क का ट्रेंड है, ये वुमेन एम्पावरमेंट में कैसे मदद कर रहा है? हाँ, गिग इकोनॉमी ये एक कह सकते हैं दो धारी तलवार जैसा है। पोटेंशियल तो है एम्पावरमेंट का, सोर्स कुछ पॉजिटिव्स पॉइंट आउट करता है। जैसे कि सबसे बड़ा बैलेंस, वर्क एंड फैमिली। पार्ट टाइम फ्लेक्सिबल आवर्स से महिलाओं को अपने ट्रेडिशनल रोल्स जैसे घर संभालना या केयर गिविंग के साथ काम को बैलेंस करने में मदद मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, एग्जाम्पल दिया गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon या फ्लिपकार्ट के थ्रू रूरल वुमेन भी अपने प्रोडक्ट्स बेचकर कमा रही हैं, घर से काम करके। अच्छा, और फ्लेक्सिबिलिटी टू एंट्री एग्जिट, कल्चरल बैरियर्स के बावजूद ये विमेन को अपनी सहूलियत के हिसाब से वर्कफोर्स ज्वाइन करने या छोड़ने का ऑप्शन देता है। ऑन डिमांड वर्क है। ओके। फिर न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, WFH और टेक्नोलॉजी की वजह से टियर 2-3 सिटीज में भी अपॉर्चुनिटीज बनी है बिना रीलोकेट किए। सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन जैसे रोल्स में वर्चुअल इंटरैक्शन पॉसिबल है। इससे ट्रैवल, सेफ्टी या नाइट शिफ्ट जैसे इश्यूज भी कुछ हद तक एड्रेस होते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिलती होगी। हाँ बिल्कुल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एक्स्ट्रा इनकम से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी पावर आती है और पोटेंशियली मोर रिवॉर्डिंग जॉब्स भी मिल सकते हैं। कुछ स्किल्ड फील्ड्स जैसे कंसल्टिंग, डिजाइन, मार्केटिंग में जहां शायद ट्रेडिशनल जॉब्स में वेज गैप हो, गिग वर्क बेटर पे दे सकता है। तो ये सब तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन चैलेंजेस भी तो होंगे। बिल्कुल, चैलेंजेस कम नहीं है। सोर्स कुछ सिग्निफिकेंट कंस्ट्रेंट्स भी बताता है। पहला है लैक ऑफ सिक्योरिटी।
काम की कोई सर्टेनिटी नहीं, करियर स्टेबिलिटी नहीं, लो स्किल वर्कर्स को इजीली रिप्लेस किया जा सकता है, एक्सप्लॉयटेशन का रिस्क रहता है और रेगुलेशन भी कम है। जॉब सिक्योरिटी का इशू। हाँ, फिर लैक ऑफ बेनिफिट्स, मिनिमम वेजेस की गारंटी नहीं, इंश्योरेंस, पीएफ, रिटायरमेंट प्लान्स, पेड लीव, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ये सब आमतौर पे नहीं मिलते। ये तो बड़ा ड्रॉबैक है। और लैक ऑफ वेज पैरिटी परमानेंट एम्प्लॉयज के कंपैरिजन में, जैसे ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलना, पेमेंट स्ट्रिक्टली काम के अमाउंट पर बेस्ड होता है। ठीक है। स्किल्स अपग्रेड करना है तो अपस्किलिंग एट ओन कॉस्ट, खुद के खर्चे पर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर जाना, प्रमोशंस मिलना, ये सब गिग वर्क में मुश्किल है, खासकर लो स्किल रोल्स में। और कंपटीशन। हाँ, डिमांड सप्लाई मिसमैच, हाई एंड गिग जॉब्स में भी वर्कर्स ज्यादा हैं, जॉब्स कम, ये वेजेस को नीचे ले जा सकता है और इसका असर शायद विमेन पर ज्यादा हो। तो एक मिक्स्ड बैग है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इनसिक्योरिटी भी है। चलिए इस पर सोचते हैं। पहला, क्या गिग इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक सस्टेनेबल सोल्यूशन हो सकती है? क्यों या क्यों नहीं? थोड़ा सोचिए इस पर। दूसरा, गिग वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह की रेगुलेशन जरूरी हैं? क्या लगता है? और तीसरा, अगर कोई गिग वर्क करना चाहती है तो किन स्किल्स पर फोकस करना चाहिए बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए? सोचिए। हाँ, तो इन शॉर्ट, गिग इकोनॉमी विमेन के एम्पावरमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और नए एवेन्यूज देती है, वर्क लाइफ बैलेंस में मदद करती है, लेकिन इसमें फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट वाली सिक्योरिटी, बेनिफिट्स और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की कमी है। पॉलिसी इंटरवेंशन जरूरी है इसको बेहतर बनाने के लिए। कूल ना? हाँ, इंटरेस्टिंग है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। 2019 से ओके। एम्पावरिंग वुमेन इज द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्कस। क्या महिलाओं को एम्पावर करना पॉपुलेशन कंट्रोल का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है? सोर्स मटेरियल इस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एम्पावरमेंट का मतलब ब्रॉड सेंस में है, एजुकेशन देना, हेल्थ केयर एक्सेस देना, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देना। अच्छा। इससे होता यह है कि वुमेन अपनी लाइफ और अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाती हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं इसके पीछे। बताइए। पहला, जी, डिसीजन मेकिंग पावर। जब वुमेन एम्पावर्ड होती हैं तो उनका फैमिली साइज पर कहने का हक होता है। वो सिर्फ अपने स्पाउस या इन-लॉज पे डिपेंड नहीं करती। कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने का डिसीजन उनका अपना होता है। अभी ये सिचुएशन नहीं है क्या? सोर्स कहता है अभी भी बहुत कम वुमेन, डेटा दिया है, लगभग 12% हेल्थ केयर में और 8% फैमिली प्लानिंग में खुद डिसीजंस ले पाती हैं। दूसरा पॉइंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जो वुमेन इकोनॉमिकली एम्पावर्ड है वो फैमिली प्लानिंग या हेल्थ सर्विसेज अफोर्ड कर सकती हैं और अपने लिए बेहतर डिसीजंस ले सकती हैं। ठीक है। फिर इम्प्रूव्ड सोशल स्टेटस। जब सोसाइटी में वुमेन का स्टेटस बढ़ता है तो देखा गया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो होता है। लोअर स्टेटस उन्हें अपने बॉडीज पर कंट्रोल से रोकता है, जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसीज और एसटीडीज का रिस्क बढ़ता है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का भी रोल होगा। हाँ, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। जब वुमेन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती है तो वो अपने इश्यूज जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबिलिटी या फैमिली प्लानिंग स्कीम्स को बेहतर तरीके से रेज कर सकती हैं। और एजुकेशन, वो तो हमेशा इंपॉर्टेंट है। सबसे क्रूशियल शायद एजुकेशन। एजुकेटेड वुमेन जनरली छोटी फैमिलीज प्रेफर करती हैं और इन्फॉर्म्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिसीजंस लेती हैं। स्टडीज का जिक्र है जो दिखाती हैं कि कम एजुकेशन और बेटे की चाह, सन प्रेफरेंस का कॉम्बिनेशन हाई फर्टिलिटी से जुड़ा है। कम उम्र में शादी भी एक फैक्टर है। और हेल्थ आउटकम से भी लिंक है। हाँ, बेटर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। एम्पावरमेंट से ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रिस्क कम होता है। जब बच्चे स्वस्थ रहते हैं और सर्वाइव करते हैं तो ज्यादा बच्चे पैदा करने का प्रेशर भी कम हो सकता है। और दूसरे मेथड्स जैसे फोर्स करना। सोर्स कहता है कि इनइफेक्टिवनेस ऑफ अदर मेथड्स, जबरदस्ती वाले तरीके जैसे चाइना के कॉन्टेक्स्ट में मेंशन किया गया है, लॉ बेस्ड पॉलिसीज, वो चाइल्ड सेक्स रेशियो को और खराब कर सकती हैं और जेंडर इनइक्वालिटीज बढ़ा सकती हैं। एथिकल भी नहीं है। तो ये सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल का मुद्दा नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट से जुड़ा है, इस पर भी सोचते हैं। पहला, एजुकेशन का विमेन की डिसीजन मेकिंग पावर पर क्या स्पेसिफिक इंपैक्ट होता है फैमिली साइज को लेकर, सोचिए। दूसरा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे विमेन को रिप्रोडक्टिव चॉइसेस में मदद करती है, कोई एग्जांपल सोच सकते हैं, थोड़ा सोचिए। और तीसरा, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज बनाते वक्त विमेन्स राइट्स को सेंटर में रखना क्यों इंपॉर्टेंट है? हाँ, तो इन शॉर्ट, विमेन को एम्पावर करना थ्रू एजुकेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, हेल्थ एक्सेस और डिसीजन मेकिंग पावर पॉपुलेशन ग्रोथ को मैनेज करने का सबसे इफेक्टिव और एथिकल तरीका माना गया है सोर्स में। इससे ओवरऑल सोसाइटल बेनिफिट्स और बेहतर हेल्थ आउटकम्स मिलते हैं, याद रखना। बिल्कुल। चलिए 2019 का एक और सवाल देखते हैं। ये थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेता है। ओके। व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस? मतलब वक्त और जगह के हिसाब से भी इंडिया में वुमेन के लिए क्या चैलेंजेस बने हुए हैं? सोर्स इसका रूट कॉज बताता है हेजेमोनिक पेट्रियार्की, एक ऐसा सिस्टम जहां मेल डोमिनेंस इतना नॉर्मल हो गया है कि वुमेन भी इसे अननोइंगली सपोर्ट करने लगती हैं। अच्छा, इतना डीप रूटेड। हाँ, और इसकी वजह से चैलेंजेस यूनिवर्सल लगते हैं, कुछ टाइमलेस हैं, कुछ नए रूप में आ गए हैं। सोर्स ने लिस्ट किए हैं कुछ चैलेंजेस। क्या है वो? पहला,
फीमेल इन्फेंटिसाइड या सेक्स सिलेक्शन, जो हमारे खराब चाइल्ड सेक्स रेशियो सेंसस 2011 का डेटा 911,000 दिया है, में दिखता है। बहुत दुख की बात है ये। दूसरा, पॉवर्टी एंड मैलन्यूट्रिशन का साइकिल, जिसमें लड़कियां सबसे ज्यादा सफर करती हैं, और ये लैक ऑफ एजुकेशन और रिप्रोडक्टिव राइट्स से और बढ़ जाता है। फ्रीडम की कमी। हाँ, लैक ऑफ फ्रीडम, ऑटोनॉमी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में मेन के कंपैरिजन में अनइक्वल एक्सेस। और घर की जिम्मेदारियां? वही मदरहुड पेनल्टी एंड अनपेड केयर वर्क। फैमिली और बच्चों की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी विमेन पर मानी जाती है। चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर, घर के काम, इससे उनका करियर इफेक्ट होता है। इसे डुअल बर्डन भी कहते हैं। इससे जॉब पार्टिसिपेशन पर भी असर पड़ता होगा। बिल्कुल। डिक्लाइनिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR, फैमिली प्रेशर्स की वजह से विमेन वर्कफोर्स से बाहर हो जाती हैं। एजुकेशन बढ़ने और फर्टिलिटी कम होने के बावजूद फीमेल LFPR सोर्स के मुताबिक 25.1% है, जबकि मेल्स का 57.5%। इतना बड़ा गैप? हाँ। फिर है कमोडिफिकेशन ऑफ विमेन। मीडिया में उन्हें या तो डॉसल होम मेकर या सेक्स सिंबल की तरह दिखाना। डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी हरासमेंट इसके एक्सटेंशंस है। पिंक कॉलर जॉब्स का भी मेंशन है। हाँ, पिंक कॉलर जॉब्स, ये स्टीरियोटाइप कि विमेन कुछ स्पेसिफिक जॉब्स के लिए ही फिट हैं, जैसे टीचर्स, नर्सेज। इससे उनकी अपॉर्चुनिटीज लिमिट होती हैं। और ग्लास सीलिंग्स? वो आर्टिफिशियल बैरियर्स जो विमेन को मैनेजमेंट पोजीशंस तक पहुंचने से रोकते हैं। इसमें स्टीरियोटाइप, सेक्सुअल हरासमेंट, वेज गैप सब आ जाते हैं। पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन? लैक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पार्लियामेंट में सोर्स के मुताबिक 14% रिप्रेजेंटेशन, स्टेट असेंबलीज में और भी कम। पंचायत में 33% रिजर्वेशन के बावजूद सरपंच पति का फिनोमिनन देखा जाता है। काफी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है ये चैलेंजेस की। तो वे फॉरवर्ड क्या है इस पर? फोकस इंप्लीमेंटेशन पर है। लॉज तो हैं, उनका बेटर लॉ इंप्लीमेंटेशन हो, पार्लियामेंट्स में रिजर्वेशन जल्द इंप्लीमेंट हो, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़े। एम्पावरमेंट? हाँ, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट थ्रू SHGs एक्सेट्रा, ताकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आए, अफर्मेटिव एक्शन से ज्यादा विमेन अथॉरिटी पोजीशंस में आए, और सबसे जरूरी सोसाइटल माइंडसेट चेंज, स्टिग्मा को हटाना। जेंडर बजटिंग का भी रोल है? हाँ, जेंडर बजटिंग एंड लेजिस्लेशन माइंडसेट चेंज लाने में मदद कर सकते हैं। एंड में नेहरू जी का कोट दिया है सोर्स में, टू अवेकन द पीपल इट इज द वुमन हु मस्ट बी अवेकन्ड। काफी इंपैक्टफुल है। इस पर भी कुछ सवाल। पहला, ये हेजेमोनिक पेट्रियार्की का कॉन्सेप्ट रोजमर्रा भी जिंदगी में कैसे दिखता है? कोई एग्जांपल सोचिए। दूसरा, फीमेल LFPR डिक्लाइन के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या लगता है और इसे कैसे रिवर्स किया जा सकता है? थोड़ा सोचिए। और तीसरा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ने से वुमेन के ओवरऑल स्टेटस पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या लगता है? तो इन शॉर्ट, प्रोग्रेस के बावजूद इंडियन विमेन पेट्रियार्की से जुड़े पर्सिस्टेंट चैलेंजेस फेस करती हैं। पर्सनल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल सभी स्फेयर्स में। वायलेंस, लैक ऑफ फ्रीडम, डुअल बर्डन, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, अंडर रिप्रेजेंटेशन शामिल हैं। सॉल्यूशंस के लिए लॉज की बेहतर इंप्लीमेंटेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एक्शन और सोसाइटल माइंडसेट चेंज जरूरी है। इंपॉर्टेंट डिस्कशन। बिल्कुल। अब 2018 के सवाल पर आते हैं। ये विमेन्स मूवमेंट पर एक क्रिटिक है। अच्छा। विमेन्स मूवमेंट इन इंडिया हैज नॉट एड्रेस्ड द इश्यूज ऑफ विमेन ऑफ लोअर सोशल स्ट्राटा। सब्सटैंशिएट योर व्यू। क्या भारत में विमेन्स मूवमेंट्स ने निचले सोशल स्ट्राटा की महिलाओं के मुद्दे सही से उठाए हैं? सोर्स मटेरियल इस आर्ग्यूमेंट को काफी हद तक सपोर्ट करता है। मूवमेंट का रोल एक्नॉलेज करते हुए ये कुछ लिमिटेशंस पॉइंट आउट करता है। क्या लिमिटेशंस? पहला, अपर मिडिल क्लास लीडरशिप। एक्टिविस्ट ज्यादातर अर्बन, वेस्टर्न एजुकेटेड, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे। उन्हें रूरल पुअर विमेन की जिंदगी की शायद उतनी गहरी समझ नहीं थी, तो फोकस उन्हीं इश्यूज पर रहा जो उनके बैकग्राउंड की विमेन फेस करती थी। एग्जांपल्स दिए। हाँ, पंडिता रमाबाई, कमिनी रॉय से लेकर मेधा पाटकर, इला भट्ट तक सोर्स कहता है मोस्टली अपर मिडिल क्लास से थे। ओके, और फोकस कैसा था? लिमिटेड फोकस ऑन इकोनॉमिक इश्यूज। फोकस वायलेंस, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रोडक्टिव राइट्स पर ज्यादा रहा। लेकिन जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, जिनके इश्यूज सीधे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से जुड़े हैं, वो शायद उतने सेंट्रल नहीं रहे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोअर स्ट्राटा की विमेन ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में एक्सप्लॉयटेड कंडीशंस में काम करती हैं। कास्ट का एस्पेक्ट? वही, राइट। इग्नोरिंग द कास्ट एस्पेक्ट। कास्ट लोअर स्ट्रेटा की वुमेन के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, पर सोर्स कहता है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने इसे काफी हद तक इग्नोर किया। एक्सेसिबिलिटी का भी इशू था। हाँ, इग्नोरिंग एडिशनल कंस्ट्रेंट्स। लोअर स्ट्रेटा की वुमेन के पास एजुकेशन, प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं था, उन्हें फैमिली प्रोवाइड करना था। इलीट एक्टिविस्ट उनके लिए प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव्स नहीं दे पाए। भाषा भी एक बैरियर थी इलिटरेसी की वजह से। और इश्यूज भी सिलेक्टिव कवर हुए। सिलेक्टिव इशू कवरेज, जैसे टेम्पल एंट्री, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे उठाए गए। सोर्स कहता है ट्रिपल तलाक सिर्फ 4% डिवोर्स केसेस में था। शायद ये लोअर स्ट्रेटा की वुमेन के लिए प्राइमरी कंसर्न ना हो, जबकि सेक्सुअल, डोमेस्टिक वायलेंस जो लोअर कास्ट पुअर वुमेन ज्यादा फेस करती हैं, उतना सेंटर स्टेज नहीं मिला। कोई एग्जांपल जहां इकोनॉमिक इशू उठाया गया? हाँ, श्रमिक महिला संगठन ने प्राइस राइज जैसे इश्यूज उठाए, पर सोर्स कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया।
तो मूवमेंट की रीच क्लास और कास्ट के मामले में लिमिटेड रही, कोई एक्सेप्शन भी था? हाँ, सोर्स ईला भट्ट की सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन का एग्जाम्पल देता है एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन के तौर पर, जो लोअर स्ट्राटा की विमेन के इकोनॉमिक इश्यूज पर फोकस करती है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? यही कि मूवमेंट ने इंपॉर्टेंट काम किया है, पर अगर उसे ट्रूली इंक्लूसिव बनना है तो उसे एक इंटरसेक्शनल अप्रोच अपनाना होगा, जो जेंडर के साथ साथ क्लास, कास्ट और दूसरे फैक्टर्स को भी एड्रेस करे। इंटरसेक्शनैलिटी, इस पर भी सोचते हैं। पहला, इंटरसेक्शनल अप्रोच का क्या मतलब है सोशल मूवमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में, सरल शब्दों में सोचिए। दूसरा, अगर विमेन्स मूवमेंट को ज्यादा इंक्लूसिव बनाना है तो क्या प्रैक्टिकल चेंजेस करने होंगे? थोड़ा सोचिए। और तीसरा, क्या आप कोई करंट एग्जाम्पल सोच सकते हैं जहां विमेन्स इश्यूज को कास्ट क्लास के लेंस से देखा जा रहा है? तो इन शॉर्ट, इंडिया में विमेन्स मूवमेंट जबकि इम्पैक्टफुल रहा, उस पर यह क्रिटिक है कि वो मोस्टली अपर मिडिल क्लास वुमेन द्वारा लीड किया गया और उनके इश्यूज पर फोकस्ड रहा। अक्सर लोअर सोशल स्ट्राटा के वुमेन के स्पेसिफिक इकोनॉमिक, कास्ट बेस्ड और एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस को निग्लेक्ट करते हुए एक ज्यादा इंक्लूसिव इंटरसेक्शनल अप्रोच की जरूरत है। समझ आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, पॉइंट समझ आ गया। चलिए अब 2014 के सवाल पर चलते हैं। एग्रीकल्चर से जुड़ा है। ठीक है। डिस्कस द वेरियस इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल फोर्सेज दैट आर ड्राइविंग इंक्रीजिंग फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। मतलब खेती में महिलाओं की पार्टिसिपेशन क्यों बढ़ रही है? पहले तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ही यही है कि एग्रीकल्चर में विमेन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। एनएसएसओ डेटा का जिक्र है जो कहता है कि 70% से ज्यादा रूरल विमेन वर्कर्स एग्रीकल्चर में हैं। 70%? तो इसके पीछे क्या फोर्सेज हैं? कुछ की फोर्सेस है। सबसे बड़ा है मेल माइग्रेशन। खेती में डिस्ट्रेस है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, तो आदमी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए गांव से शहर जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में या कैजुअल लेबर में। 2011 सेंसस का डेटा है कि लगभग 1/3 रूरल मेन माइग्रेट हुए। तो पीछे खेती कौन संभाल रहा है? विमेन, एग्जैक्टली। विमेन पर खेती की जिम्मेदारी आ रही है। दूसरा, जेंडर वेज गैप। मेन को दूसरे नॉन फार्म जॉब्स में ज्यादा पैसा मिलता है, तो खेती का जो लो इनकम वाला काम है वो विमेन के लिए रह जाता है। मैकेनाइजेशन का क्या रोल है? हाँ, इंक्रीज्ड मैकेनाइजेशन। मशीन्स के आने से कुछ काम जो पहले मेन करते थे वो कम हुए, तो मेन दूसरी एक्टिविटीज में चले गए, जबकि जो ट्रेडिशनल फिजिकल वर्क है जैसे हार्वेस्टिंग, वीडिंग, वो विमेन्स वर्क माना जाने लगा। इससे विमेन कल्टिवेटर से ज्यादा एग्रीकल्चर लेबर बन रही हैं। एक्सप्लॉयटेशन का स्कोप भी है। हाँ, स्कोप फॉर एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि विमेन में लिटरेसी स्किल्स कम होती हैं, वो लो पेड इरेगुलर काम एक्सेप्ट करने को मजबूर होती हैं। उन्हें हायर करना, फायर करना इजी होता है लैंडलॉर्ड्स के लिए। और पॉवर्टी तो हमेशा एक फैक्टर रहता है। बिल्कुल, पॉवर्टी। फैमिली इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए विमेन को एग्रीकल्चरल लेबर करना पड़ता है। तो ये एक तरह से डिस्ट्रेस ड्रिवन ट्रेंड ज्यादा लग रहा है। काफी हद तक माइग्रेशन और इकोनॉमिक नेसेसिटी बड़े फैक्टर्स हैं। कंक्लूजन यही निकलता है सोर्स से कि इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके पॉलिसी में एक इंक्लूसिव अप्रोच चाहिए। वुमेन के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना, उन्हें लैंड ओनरशिप राइट्स देना, बेहतर एक्सटेंशन सर्विसेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना जरूरी है ताकि जेंडर डिस्पैरिटी एड्रेस हो सके। इंटरेस्टिंग शिफ्ट है ये। इस पर भी सोचते हैं। पहला, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के क्या कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? अगर हैं तो सोचिए। दूसरा, अगर वुमेन एग्रीकल्चरल लेबर ज्यादा कर रही हैं तो उनके हेल्थ और वेलबींग पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? थोड़ा सोचिए। और तीसरा, लैंड ओनरशिप वुमेन के लिए एग्रीकल्चर में क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इन शॉर्ट, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया में मेल माइग्रेशन ड्यू टू एग्रेरियन डिस्ट्रेस, जेंडर वेज गैप्स, मैकेनाइजेशन पैटर्न्स, एक्सप्लॉयटेशन पोटेंशियल और पॉवर्टी की वजह से हो रहा है। इससे ज्यादा वुमेन एग्रीकल्चरल लेबरर्स बन रही हैं। पॉलिसी को इन वुमेन को रिकॉग्नाइज और सपोर्ट करना चाहिए। सिंपल है ना? हाँ, क्लियर है। चलिए 2014 का एक और सवाल देखते हैं। ये मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन पर है। ओके। हाउ डज पेट्रियार्की इम्पैक्ट द पोजीशन ऑफ अ मिडिल क्लास वर्किंग वुमन इन इंडिया? पेट्रियार्की का मिडिल क्लास वर्किंग वुमन पर क्या असर होता है? मिडिल क्लास स्पेसिफिक क्यों पूछा गया है? सोर्स कहता है कि मिडिल क्लास थोड़ी यूनिक पोजीशन में है। वो मॉडर्निटी को एस्पायर करती है, लेकिन ट्रेडिशनल नोशंस में भी ग्राउंडेड रहती है। इसलिए पेट्रियार्की का असर यहाँ शायद ज्यादा फील होता है। अच्छा, तो क्या की इम्पैक्ट्स बताए गए हैं? सबसे बड़ा चैलेंज जो यूनिवर्सली मेंशन होता है वो है ड्यूअल बर्डन। घर की ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, खाना, बच्चे, सफाई और जॉब दोनों को बैलेंस करना। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। फिर मैरिज अक्सर करियर स्टॉपर बन जाती है। शादी के लिए जॉब छोड़ना पड़ सकता है, ये वो प्री कंडीशन हो सकती है। चाइल्ड रियरिंग? हाँ, चाइल्ड रियरिंग ये प्राइमरीली वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है ट्रेडिशनल फैमिलीज में। इससे काम करना मुश्किल हो जाता है। वेज डिस्पैरिटी, सेम काम के लिए कम सैलरी। मैटर्निटी लीव प्रोविजन से ये इशू और बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनीज शायद हेजिटेट करती हैं हायर करने में या कम पे ऑफर करती हैं। और डिसीजन मेकिंग में रोल। एग्जैक्टली। ये भी एक बड़ा पॉइंट है। पैसा कमाने के बावजूद फैमिली के बड़े डिसीजंस में वॉइस नहीं मिलती। हाँ। ऐसा कहा जाता है कि तुम्हें समझ नहीं है या नॉट स्मार्ट इनफ। इससे कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी दोनों कम होती हैं। ग्लास सीलिंग का एग्जांपल भी इसी से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, ग्लास सीलिंग इफेक्ट। एक सर्टेन ग्रेड के ऊपर प्रमोशन ना मिलना क्योंकि पेट्रियार्कल माइंडसेट उन्हें उस रोल के लिए अनसूटेबल मानता है।
सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं। बहुत बड़ा इशू सेफ्टी कंसर्न्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंसी, वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट का डर, सिक्योरिटी की कमी से क्राइम बढ़ता है और ये डर विमेन के पोटेंशियल को रिस्ट्रिक्ट करता है। और वो पिंक कॉलर्स वाली बात। हाँ, फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर, पिंक कॉलर जॉब्स। विमेन को कुछ स्पेसिफिक जॉब्स जैसे टीचिंग, नर्सिंग के लिए ही फिट माना जाता है। बाकी फील्ड्स में जाने पर रेजिस्टेंस या टैबू हो सकता है। ये तो काफी कंस्ट्रेंट्स हैं। आयरॉनिकल है कि फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन तो चाहिए, पर वर्किंग इटसेल्फ पर इतने सवाल। बिल्कुल। कंक्लूजन में SDG 5 जेंडर इक्वालिटी का मेंशन है और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। पैट्रियार्की को इक्विटेबल सिस्टम से रिप्लेस करना होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये, इस पर सोचते हैं। पहला, डुअल बर्डन को कम करने के लिए फैमिलीज और वर्कप्लेसेस क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकल स्टेप्स सोचिए। दूसरा, क्या ये पिंक कॉलर जॉब्स का कॉन्सेप्ट वुमेन के करियर ग्रोथ को लिमिट करता है? कैसे? थोड़ा सोचिए। और तीसरा, सोसाइटी कैसे पेट्रियार्कल नॉर्म से दूर जा सकती है जो वर्किंग वुमेन को अफेक्ट करते हैं? तो इन शॉर्ट, पेट्रियार्की मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन को प्रेशर्स, वेज डिस्पैरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर की कमी, सेफ्टी कंसर्न्स और जॉब स्टीरियोटाइपिंग, पिंक कॉलर जॉब्स, ग्लास सीलिंग्स के थ्रू सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करती है। इक्विटेबल सिस्टम्स की तरफ बढ़ना क्रूशियल है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल। चलिए 2014 का एक और इंट्रीगिंग सवाल लेते हैं। ओके। Why do some of the most prosperous regions of India have an adverse sex ratio for women? Give your arguments. मतलब जो states financially strong हैं, वहाँ sex ratio females per 1000 males इतना खराब क्यों है? सोर्स में पंजाब हरियाणा का एग्जाम्पल दिया है। हाँ, ये एक पैराडॉक्स लगता है कि पैसा है, एजुकेशन है, फिर भी लड़कियों की संख्या कम क्यों? सोर्स इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस बताता है। क्या हैं वो रीजंस? सबसे पहला और गहरा, सन प्रेफरेंस। ये बिलीफ कि बुढ़ापे में बेटा ही सहारा बनेगा, वही प्रिंसिपल वेज ऑनर है, वही वंश चलाएगा। ये प्रॉस्पेरस रीजन्स में भी बहुत स्ट्रांग है। एजुकेशन से ये कम नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एजुकेटेड वुमेन डिजायर स्मॉलर फैमिलीज। पढ़े लिखे कपल्स छोटी फैमिली चाहते हैं जिसमें वुमेन की ग्रेटर बॉडीली चॉइस होती है। लेकिन अगर प्रेफरेंस मेल चाइल्ड की स्ट्रांग है तो छोटी फैमिली में बेटा इंश्योर करने का प्रेशर बढ़ जाता है। प्रॉपर्टी का क्या रोल है? हाँ, प्रॉपर्टी वैल्यू एंड इनहेरिटेंस। प्रॉस्परस रीजन्स में जमीन प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत हाई होती है और सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी बेटे को ही मिलती है। इसलिए बेटा होना इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट लगता है प्रॉपर्टी को फैमिली में रखने के लिए। वाओ, डाउरी का इशू अभी भी है। सोशल प्रैक्टिसेस, डाउरी, दहेज प्रथा अभी भी है प्रॉस्परस फैमिलीज में भी, भले ही लड़की इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो। ये भी एक रीजन बनता है डॉटर्स को बर्डन समझने का। और टेक्नोलॉजी का रोल? ये क्रूशियल है। एक्सेसिबिलिटी टू सेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स, बेटर इनकम और अवेयरनेस से इन रीजन्स में लोगों के पास इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक्स जैसे अल्ट्रासाउंड का मिसयूज एक्सेस करना इजी हो जाता है। ये लीगली बैंड है पर होते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशो का इम्बैलेंस इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है। तो प्रॉस्पेरिटी अपने साथ इस मामले में नई चैलेंजेस ला रही हैं। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं इसके? सोर्स सजेस्ट करता है माइंडसेट चेंज सबसे जरूरी है। लॉज अगेंस्ट डाउरी और सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन PCPNDT एक्ट का बेटर एनफोर्समेंट, इनहेरिटेंस लॉज में प्रैक्टिकल चेंजेस ताकि बेटियों को बराबर हक मिले, और पॉपुलेशन कंट्रोल का मतलब सिर्फ फीमेल बर्थ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इंडिया को बैलेंस्ड सेक्स रेशियो अचीव करने में अभी वक्त लगेगा। बहुत वक्त लगेगा। डीप रूटेड इश्यूज हैं ये, इस पर भी सोचना बनता है। पहला, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली सोशल प्रोग्रेस गारंटी करता है? इस एग्जाम्पल से क्या सीख सकते हैं? सोचिए। दूसरा, इनहेरिटेंस लॉज में चेंज लाने से सेक्स रेशियो पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है रियलिस्टिकली? थोड़ा सोचिए। और तीसरा, अवेयरनेस कैंपेन्स कैसे डीप सीटेड सन प्रेफरेंस को इफेक्टिवली चैलेंज कर सकती हैं? तो इन शॉर्ट, प्रॉस्परस रीजन्स में एडवर्स सेक्स रेशियो इसलिए है क्योंकि स्ट्रॉन्ग सन प्रेफरेंस जो इनहेरिटेंस नॉर्म्स, डाउरी से जुड़ी है, छोटी फैमिली की डिजायर और इलीगल सेक्स सिलेक्शन टेक की इजी एक्सेस के साथ मिल जाती हैं। सोसाइटल और लीगल चेंजेस क्रूशियल हैं। क्लियर है? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब हम अपने डिस्कशन के फाइनल सवाल पर आते हैं। 2013 से ठीक है। मेल मेंबरशिप नीड्स टू बी एनकरेज्ड इन ऑर्डर टू मेक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस फ्री फ्रॉम जेंडर बायस। कमेंट। क्या वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस में मेन को इंक्लूड करना चाहिए ताकि वो जेंडर बायस से फ्री हो सकें? उनकी होनी चाहिए। ओके, एक व्यू ये है। लेकिन फिर सोर्स मेल मेंबरशिप को एनकरेज करने के लिए आर्गुमेंट्स देता है। क्या आर्गुमेंट्स हैं? पहला, परपेचुएशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर सिर्फ वुमेन मेंबरशिप होगी तो हो सकता है ओपिनियन स्टाइफल हो जाए या मेन के बारे में स्टेरियोटाइप्स बन जाए जो उल्टा डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे सकता है। दूसरा, अवॉइडिंग जेंडर बायस, मिसएंड्री। मेन के सपोर्ट के बिना जेंडर इक्वालिटी का मूवमेंट मिसएंड्री यानी हेट्रेड ऑफ मेन का रूप ले सकता है जो सस्टेनेबल नहीं होगा। ठीक है। तीसरा, मेकिंग मेन अंडरस्टैंड। मेन को इंक्लूड करने से वो वुमेन के प्रॉब्लम्स को बेहतर समझ पाएंगे। सॉल्यूशंस में मेल पर्सपेक्टिव को भी शामिल करना पॉसिबल होगा। हिस्ट्री में भी एग्जांपल्स हैं? हाँ, हिस्टोरिकल मेल कंट्रीब्यूशन। हिस्ट्री में मेन ने वुमेन अपलिफ्टमेंट में कंट्रीब्यूट किया है। सोर्स में राजा राम मोहन रॉय, सती एरेडिकेशन,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर वुमेन एजुकेशन विडोरी मैरिज का एग्जाम्पल दिया गया है। अच्छा, और कोई पॉइंट? ओके। एक और है चेकिंग मिसयूज ऑफ लॉज। कभी कभी विमेन प्रोटेक्शन लॉज का मिसयूज पर्सनल बदला लेने के लिए होता है। मेल मेंबरशिप इस मिसयूज पर एक चेक लगा सकती है, जिससे लॉज की क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी। तो बैलेंस की बात है। बिल्कुल, कोलैबोरेशन जरूरी लगता है। एग्जैक्टली। कंक्लूजन यही है कि मेल और फीमेल को साथ में रहना है, को एग्जिस्ट करना है, तो मेल इंक्लूजन फ्री डिस्कशन और इक्विटेबल सॉल्यूशंस के लिए जरूरी हो सकता है। अगर इससे ऑर्गेनाइजेशंस जेंडर बायस से फ्री होते हैं तो अलाउ करना चाहिए। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है ये कोलैबोरेशन का। फाइनल रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस इस पर। पहला, क्या मेन का वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस में रोल सिर्फ सपोर्ट का होना चाहिए या एक्टिव पार्टिसिपेशन का भी, लीडरशिप का? सोचिए। दूसरा, अगर मेन इंक्लूड होते हैं तो पावर डायनामिक्स कैसे मैनेज की जा सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? थोड़ा सोचिए। जिस क्या हो सकते हैं अगर मेन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर बनते हैं। तो इन शॉर्ट, जबकि कुछ लोग विमेन ओनली ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, मेल मेंबरशिप एनकरेज करना सजेस्ट किया गया है ताकि स्टीरियोटाइप्स ना बने, मिसएंड्री अवॉइड हो, मेल अंडरस्टैंडिंग बढ़े, हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस लेवरेज हो और लॉज का मिसयूज रुके। अल्टीमेटली गोल एक ज्यादा कोलैबोरेटिव और बायस फ्री अप्रोच है जेंडर इक्वालिटी के लिए। फाइनल पॉइंट था ये। वाह, तो ये था हमारा एनालिसिस यूपीएससी मेंस क्वेश्चंस का ऑन वुमेन एंड एसोसिएटेड कंसर्न्स। हमने देखा कैसे इक्वालिटी, इक्विटी, एम्पावरमेंट अलग है। हाँ, फिर क्यों यंग वुमेन चैलेंजेस फेस कर रही हैं, जैसे सुसाइड रिस्क, गिग इकोनॉमी के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। एम्पावरमेंट कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल से जुड़ा है और पेट्रियार्की कैसे आज भी वर्किंग वुमेन को इम्पैक्ट कर रही है। हमने ये भी देखा कि प्रॉस्पेरिटी हमेशा बेटर सेक्स रेशियो नहीं लाती। वुमेन्स मूवमेंट की अपनी लिमिटेशंस रही हैं इंक्लूसिविटी को लेकर। हाँ, एग्रीकल्चर में वुमेन का रोल बढ़ रहा है और वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस में मेल पार्टिसिपेशन पर भी इंपॉर्टेंट डिबेट है। काफी कुछ कवर किया हमने। हाँ बिल्कुल, एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मिला इन मुद्दों का। एब्सोल्युटली। एक फाइनल थॉट लिसनर्स के लिए छोड़ जाते हैं। इन सब डिस्कशंस के बाद एक चीज क्लियर है, जेंडर इक्वालिटी सिर्फ वुमेन का इशू नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का इशू है। सही बात है। और इसके सॉल्यूशंस में सबका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो सवाल ये है, व्हाट सिंगल स्टेप कैन ईच इंडिविजुअल टेक इन देयर डेली लाइफ टू चैलेंज जेंडर बायस दे एनकाउंटर? थोड़ा सोचना इस पर। इंडीड। इन न्यूआंसेस को समझना ही पहला कदम है एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने की तरफ। हाँ बिल्कुल, अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो अपने नोट्स में की पॉइंट्स जरूर लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्सेप्ट्स को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको शॉर्ट क्विज या फ्लैश कार्ड्स चाहिए इस टॉपिक पर तो हमें बताइएगा। हाँ बिल्कुल, कीप लर्निंग।